हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। जीएसयू अर्थात गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि हम जीएसयू मतलब युवाओं को जागरूक करने के लिए अपने हक अधिकार या फिर जो भी सारी दैनिक जीवन की घटनाएं हैं या फिर हमारे दिनचर्या हैं, मतलब उन सारे चीज़ों को मतलब एक संवैधानिक दायरा में लाते हुए जीएसयू ने ये फैसला किया है कि संविधान की बात मतलब संविधान हमारे युवाओं तक पहुँचे, जो लोग नहीं जान रहे हैं या फिर जानते हुए भी मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने हक अधिकार और अपनी जानकारी को। तो जीएसयू अपने फेसबुक पेज से संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग रोज़ सोमवार से शनिवार तक, संडे को नहीं, समय होगा वही आपका रात 8 बजे से 9 बजे तक। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बात हम लोग अभी अपने दिमाग में रख लेते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल चर्चा में है अपने धर्म को लेकर कि आखिर ट्राइबल गोंडियन समुदाय अपने धर्म क्या लिखे। तो आप आज तक लिखते आए होंगे या फिर धर्म कॉलम में ये देखते आए होंगे कि यही मिलता होगा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या अदर। ठीक, तो आपको इन पांचों में से नहीं लिखना है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आपकी संस्कृति ये नहीं। आपकी संस्कृति गोंडियन है। देश का जो भी ट्राइबल है वो अपनी संस्कृति या धर्म ट्राइबल लिखे या फिर गोंडियन लिखे। मतलब आप अदर में जाके वहाँ पर मतलब डिटेल्स मिलता है कि आप अदर में हो क्या, तो ऐसे करके आप वहाँ दे सकते हो, मतलब कि अपना संस्कृति या फिर धर्म गोंडी या फिर ट्राइबल लिख सकते हो। आइए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे संविधान की बात। सबसे पहले ये जानेंगे आखिर ये जो हमारा देश चलता है, हम जिस देश में रहते हैं, आखिर वो चलता कैसे है। जरूरत ही क्यों पड़ी संविधान की? क्या देश बिना संविधान से नहीं चल सकता है? तो ये हम जानेंगे आज के इस लाइव स्ट्रीम में। आखिर संविधान बना कैसे, किन किन लोगों के सहयोग, मतदान, योगदान से संविधान बना, कहाँ कहाँ से हमने संविधान में जो भी अधिकृत बातें हैं, नियमें हैं, वो कहाँ कहाँ से लाई गई। हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथियों, संविधान एक तरफ से वैधानिक दस्तावेज है, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं नियम कानून या फिर नियमों का संग्रह है। संविधान मतलब नियमों का संग्रह, या फिर उसको आप बोल सकते हैं वैधानिक दस्तावेज है, जिससे पूरा भारत संचालित होता है। एक लाइन में साथियों, संविधान न होता तो हम क्या होते। संविधान न होता तो हम क्या होते, असभ्य होते या फिर कैसे होते। खुद से परिकल्पना कीजिए, आप अभी जो स्टेज में खड़े हैं या फिर आपको जो अपना देश है भारत, उनके बारे में जानने की जरूरत है। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के वासी हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अपने बारे में जानने की आवश्यकता है। आखिर हमारे क्या क्या अधिकार है, हमारे लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, हम किस अधिकार
को अपने साथ रख सकते हैं, हम किन बातों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जानना होगा। और ख़ासकर हमारे ट्राइबल युवा जो मतलब इन चीज़ों से दूर हैं, नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते, या फिर मतलब कुछ सीमित तक रखना चाहते हैं खुद को। तो हम बात करेंगे संविधान की। तो पहला जान लेते हैं कि संविधान दिवस मनाया कब जाता है। साथियों, संविधान दिवस वहीं 26 नवंबर, याद रखेंगे तारीख 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस हम मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में 26 नवंबर को। जैसा कि आपको जानना चाहिए, संविधान लगभग 300 लोगों की सहमति, 300 लोगों ने संविधान बनाने में अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभाई। लगभग 3 साल लग गए, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, ऐसे करके लगभग 3 वर्ष किए। आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों ने कितने मेहनत, है ना, पसीने से मतलब एक देश को व्यवस्थित करने का काम किया। आपको जरूरत किस लिए पड़ी संविधान की, हम इस पे बात करते हैं। साथियों, भारत या फिर हम पूरा विश्व भूमि की बात करें तो पहले क्या था? आदि मानव। आदि मानव, उसके बाद क्या आया? कबीला। मतलब आदि मानव थे तो हमें न संविधान की जानकारी थी, न हमें ही कुछ व्यवस्थित नियम की जानकारी थी, है ना। लेकिन देखिए समाज कैसे कैसे विकसित चला गया। आदि मानव शुरुआत हुआ तो उस समय आदि मानव को लोग बोलते थे इलेक्ट्रोसेपियंस, मतलब झुक कर चलने वाले मानव को आदि मानव या फिर इलेक्ट्रोसेपियंस कहा जाता था। इसके बाद आया अपना कबीला। कबीला आया। कबीला तो जानते होंगे आप, कबीला में अपना कबीला राज। दूसरे बात इसके बाद जो आता है समाज, मतलब आदि मानव, कबीला, कबीला से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था के बाद नंबर आता है वो जिसको हम लोग मानते हैं, जानते हैं, या फिर हमारे देश में चलता है, वो संविधान। आपने क्रम इस तरह याद रखेंगे, पहले आदि मानव, फिर कबीला, फिर समाज, फिर राज्य व्यवस्था, और फिर संविधान मानव। तो हम देखेंगे साथियों, आखिर भारत को हम कहाँ रखेंगे इनमें। भारत एक राज्य है। राज्य का मतलब समझ रहे होंगे आप। भारत एक राज्य है, राष्ट्र भी बोला जा सकता है, देश भी बोलते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक अर्थ में अगर बात करेंगे तो भारत को एक राज्य बोला जाता है। राज्य क्यों बोला जाता है? राज्य होने के आखिर मापदंड क्या है? साथियों, राज्य इसलिए बोला जाता है, राज्य होने के लिए आपके पास ये मापदंड होना जरूरी है। राज्य 4 तत्व, मतलब राज्य होने के 4 तत्व चाहिए। मतलब कि निश्चित भूभाग, पहला निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और उसके बाद आखिरी चौथा है वो क्या है? संप्रभुता। राज्य होने के लिए 4 बातें जो है अनिवार्य है। मतलब आप बोल सकते हैं राज्य के 4 अंग हैं। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। भारत एक राज्य है अर्थात, या फिर राज्य होने के लिए जरूरी बातें हैं। तो इस तरह से सवाल आते हैं। तो हम बात करेंगे जो 4 अंग है राज्य होने के लिए। तो उसमें पहला है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग रहेगा तभी हम नामकरण कर सकते हैं। भूभाग निश्चित ही नहीं रहे तो हम क्या नाम देंगे?
इसे निश्चित भूभाग की जरूरत होती है। दूसरी बात, उस निश्चित भूभाग पर जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी बात, जब जनसंख्या है तो सरकार होनी चाहिए उस राज्य को चलाने के लिए। और चौथी, संप्रभुत्ता। संप्रभुत्ता भी मायने है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपके पास निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुत्ता का मतलब कि हम अपने मतलब कोई भी फैसले लेने में हम सक्षम हैं, हमें किसी दूसरे या फिर बाहरी देश या फिर राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि संप्रभुत्ता मैंने बताया कि मतलब कि हम अपने ऊपर हर तरह से डिपेंड हैं। संप्रभुत्ता, अब आपके पास निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, तो संप्रभुत्ता होना आवश्यक हो जाता है। ये नहीं कि अगर हमें कोई फैसला लेना है तो हमें पाकिस्तान से पूछना पड़े कि क्या हम ये फैसला ले, नहीं, ये राज्य होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए इन चार बातें तो जरूरी है। आप देखेंगे ये जो देखिए ये संप्रभुत्ता, एक मिनट, देखिए ये जो भारत राज्य के चार तत्व हैं, देख सकते हैं आप, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सब प्रभुत्ता। तो अब हम बात करेंगे संविधान में जो संप्रभुत्ता का अधिकार दिया गया है, मतलब कि हम सेल्फ डिपेंड है, हमें किसी दूसरे बाह्य देश की आवश्यकता नहीं है अपने देश के अंदर कोई भी कार्य, फैसला या फिर योजना बनाने के लिए, है ना। दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं जो कि संविधान को सुचारू रूप से, मतलब ये जो राज्य व्यवस्था है यानी संविधान, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही संविधान है। संविधान, अब हम बात करेंगे संविधान में आखिर कौन कौन तत्व मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं, या फिर एक तरफ से बोल सकते हैं संविधान का अहम अंग है। आपने सुना होगा संविधान में राजनीति भी होती है, राजनीति से चुनकर गए लोग संविधान के नियम के तहत ही देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, देश में रह रहे नागरिकों के प्रति जो भी उनके हक, अधिकार और उनके मौलिक अधिकार, कर्तव्य जैसे बातें हैं वही तय करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो संविधान के जो तत्व हैं वो भी चार है मुख्य रूप से। लोकतंत्र का नाम सुना होगा आपने, लोकतंत्र ये भी संविधान का ही हिस्सा है। राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दूसरी बात मतलब पहला लोकतंत्र, दूसरा राजनीति शास्त्र, तीसरा समाजशास्त्र और चौथा साम्यवाद। मतलब कि ये चार चीजें जो है संविधान को पूर्ण करती है, मतलब कि पूरा करती है। बिना राजनीति के देश नहीं चलता, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही लोग चुनकर संसद भवन या फिर राज्य में विधानसभा या विधान परिषद में जाते हैं। ठीक। दूसरी बात, लोकतंत्र, बिना जनता का संविधान संभव ही नहीं है, समाज के बिना संविधान संभव नहीं है। साम्यवाद, एक तरफ सत्य और अपने अधिकार की बात करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो फिर सड़कें सुनी हो जाएगी। ये सब चारे चीजें जो है संविधान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी जो भी हो, कम से कम नोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि
देखिए, ये जो संविधान को परिपूर्ण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। एक नज़र आप ध्यान देंगे, देखिए ये जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि पूछता है संविधान के पिता। संविधान के पिता कौन? भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र के पिता कौन? रूसो। राजनीति शास्त्र के पिता कौन? अरस्तु। समाज शास्त्र के पिता आंगस्टे काम्टे। और साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स। मतलब कि ये आपको विभिन्न एग्जामों में देखने को मिल जाता है या फिर मिल सकता है। ये जरूरी बातें हैं। दूसरी बात करेंगे हम अब आगे संविधान के स्तंभ या अंग। हम जानेंगे साथियों आखिर संविधान के कौन कौन अंग है। हमने पहले भारत की जानकारी ली। भारत एक राज्य है। राज्य होने के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती है। वो जो है आपके निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुत्ता। ठीक। दूसरी बात हमने देखा कि संविधान किन किन से बनकर परिपूर्ण होते हैं, फिर संविधान के सहायक लोग कौन कौन हैं। तो हमने देखा लोकतंत्र है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है और साम्यवाद है। अब हम बात करेंगे संविधान के स्तंभ या अंग। तो दोस्तों संविधान के अंग विधायिका है, पहली चीज। कार्यपालिका है दूसरी। तीसरी क्या है? न्यायपालिका। चौथा प्रेस और मीडिया। और पांचवा क्या है? राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियां। पांचवा राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियां मतलब कि आप भारत देश में रहते हुए आप जो है भारत के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देंगे या फिर भारत के खिलाफ ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो राष्ट्र के लिए क्षति पहुंचाती हो। ठीक। हम बात करेंगे पहले विधायिका। ये जो संविधान के स्तंभ या अंग है, ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों जानेंगे विधायिका। आखिर विधायिका क्या है? संविधान के जो स्तंभ है ना, विधायिका मतलब कि जो कानून या फिर नियम बनाता हो, जो कानून या फिर नियम बनाता हो वो विधायिका है। दूसरी चीज कार्यपालिका। तो कार्यपालिका ये काम करती है, विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को पालन करती है या फिर लागू करवाती है। ठीक। तीसरा चीज है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कानून नियम की व्याख्या करना। मान लीजिए अगर कोई बिल पास हो गया संसद भवन या फिर कहीं भी, या फिर कोई नियम हो, उस चीज को व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। चौथा है संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, प्रेस और मीडिया। प्रेस और मीडिया काम है सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करना, यानी जनता की बात सरकार के पास पहुंचाना और सरकार की बात जो है जनता के पास पहुंचाना। और पांचवा है राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधि।
तो हमने इन सारी चीज़ों को जाना। इसके बाद हम बात करेंगे विधायिका का स्वरूप। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आखिर विधायिका यानी देश को जो चलाने वाली नियम कानून वैधानिक दस्तावेज होता है, क्या विश्व के और भी देशों में है या फिर सिर्फ भारत में ही है? हम जानेंगे कि आखिर विश्व में क्या एक जैसी विधायिका पाई जाती है या फिर अलग अलग पाई जाती है। हम इस पर बात करेंगे। विधायिका का स्वरूप। साथियों, दुनिया में 2 प्रकार की विधायिका होती है। दुनिया में 2 प्रकार की विधायिका होती है, एक द्विसदनात्मक और दूसरी त्रिसदनात्मक। मतलब द्विसदनात्मक मतलब कि जैसे हमने देखा होगा हमारे भारत राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। किनको कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका, है ना? द्विसदनात्मक विधायिका जो कि पूरे विश्व में है या फिर पूरे विश्व इस द्विसदनात्मक विधायिका के तहत अपनी देश की प्रणाली को संचालित करता है। दोस्तों, विधायिका के 2 रूप हैं, एक द्विसदनात्मक और त्रिसदनात्मक। द्विसदनात्मक पूरे विश्व में है सिवाय दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के। दक्षिण अफ्रीका में त्रिसदनात्मक विधायिका है। हम जानेंगे द्विसदनात्मक विधायिका और त्रिसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। बात करेंगे हम द्विसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत, तो हम देखेंगे उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। उच्च सदन यानी अपर हाउस, निम्न सदन यानी लोअर हाउस। हम देखेंगे साथियों कि भारत का राज्यसभा, सुना होगा आपने, भारत में जो विधायिका है द्विसदनात्मक है, एक लोकसभा है और राज्यसभा है। तो हम राज्यसभा को भारत का उच्च सदन बोला जाता है और निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। ठीक, अब यही बात हम करेंगे त्रिसदनात्मक विधायिका जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ भी अपर हाउस यानी यहाँ भी उच्च सदन है, निम्न सदन है, और जो तीसरा सदन यहाँ है वो है जनतांत्रिक सदन यानी जनता का सदन। ठीक, आपने जाना दुनिया में 2 प्रकार की विधायिका है, एक द्विसदनात्मक और दूसरा त्रिसदनात्मक, है ना? और भारत का राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, भारत का लोकसभा जिनको हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक, साथियों, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में या फिर जो भी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करना है ना? अब हम बात करेंगे ये जो विधायिका है, दुनिया में हमने देखा 2 तरह की विधायिका पाई जाती है। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका है, लोकसभा राज्यसभा, और केवल अगर दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया जाए तो पूरे दुनिया में द्विसदनात्मक विधायिका है। दक्षिण अफ्रीका में केवल त्रिसदनात्मक है, उच्च सदन, निम्न सदन और जनतांत्रिक सदन। आइए हम बात करेंगे परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उस पर हम बात करेंगे। आखिर परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये तो दिया है विश्व में जो है विधायिका का स्वरूप दिया है, आखिर कैसा है। आप देखेंगे विश्व में विधायिका का स्वरूप,
तो भारत में हमने देखा कि जो विधायिका का नाम है क्या है, संसद, बोलते हैं ना पार्लियामेंट। तो भारत की विधायिका का नाम क्या है, संसद। दूसरी बात, आखिर संसद में क्या क्या होता है, निम्न सदन होते हैं और उच्च सदन होते हैं। तो भारत की जो विधायिका है संसद, उसमें लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। और यही बात हम बात करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे, तो यहाँ की जो विधायिका का नाम है पार्लियामेंट है, ठीक है। मतलब ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का जो विधायिका है उनका नाम पार्लियामेंट है, जिनका निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन। परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, हम बात करेंगे कैसे पूछे जाते हैं। मतलब जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का विधायिका है वो पार्लियामेंट है, जिनका निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन है और उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड है। अमेरिका की बात करेंगे हम। अमेरिका की विधायिका क्या है, कांग्रेस है। मतलब विधायिका, जो अमेरिका के विधायिका का नाम है उसे कांग्रेस बोला जाता है, ठीक। और यहाँ अमेरिका का जो निम्न सदन है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आप देख रहे होंगे अमेरिका का जो सदन है, निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा है अमेरिका का जो उच्च सदन है वो है सीनेट। अब देखिए साथियों, सवाल ये पूछता है परीक्षा में, सवाल ये पूछ के निकल जाता है, जैसे कि पूछेगा सवाल कि भारत के उच्च सदन के समकक्ष अमेरिका का सदन है, ऐसे पूछेगा। तो भारत का उच्च सदन हम देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, राज्यसभा। यानी भारत का उच्च सदन क्या है, राज्यसभा, और अमेरिका का उच्च सदन क्या है, सीनेट। यानी जो भारत का उच्च सदन राज्यसभा है और अमेरिका का उच्च सदन सीनेट है, दोनों एक दूसरे के समकक्ष है। सवाल यही पूछता है साथियों कि भारत के उच्च सदन के समकक्ष अमेरिका का सदन है, उच्च सदन, तो क्या होगा, सीनेट। अन्य देशों की भी बात कर लेंगे हम, जैसे कि ये देखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान का विधायिका का नाम है नेशनल असेंबली। फ्रांस का भी नेशनल असेंबली है। टर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली। स्विट्जरलैंड का है आपका फेडरल असेंबली, है ना। नेपाल, पड़ोसी देशों के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ के निकल जाता है कि नेपाल का विधायिका का क्या नाम है ना। तो नेपाल की विधायिका का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा। बांग्लादेश की विधायिका का नाम क्या है, जातीय पंचायत। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। और चीन, अब बताइए, चाइना जैसे देश जिनसे हम रोज लड़ते झगड़ते हैं, उसकी विधायिका के बारे में पूछ के निकलेगा ही। तो इस चीन की विधायिका का नाम क्या है, नेशनल पीपुल ऑफ काउंसिल या फिर कांग्रेस बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे और भूटान की विधायिका क्या है, तसुगडो। जापान की विधायिका डायड। रूस ड्यूमा। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, है ना। अब है मालदीव और ईरान देश, इनकी भी विधायिका है। तो इनकी विधायिका का नाम क्या है, मजलिस, है ना। अब अफगानिस्तान की विधायिका का नाम क्या है, शोरा। आप देख रहे हैं स्क्रीन में, अफगानिस्तान की विधायिका का नाम शोरा। मंगोलिया का खुर्रम। जर्मनी का क्या है, वुडस्टेग। और इजराइल का नेसेट। मतलब ये सारे चीज़ें जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे जो विधायिका का स्वरूप है विभिन्न देशों में, मतलब ये हमेशा पूछे जाने वाले किसी न किसी एग्जाम में टपक ही जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है ना। आगे हम बात करेंगे साथियों, संविधान जरूरी है जानना। आज का ये पहला दिन है, अभी और हम जानेंगे, है ना, संविधान के बारे में। आखिर संविधान
कैसा होता कैसा है ना, संविधान होता कैसा है, संविधान का उदय हुआ कहाँ से, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। अभी टाइम है शायद हम लोगों के पास आधे घंटा टाइम है, इन आधे घंटे टाइम में हम जानेंगे आखिर संविधान कैसा है, किस देश का संविधान कैसा होता है। सवाल पूछे जाते हैं ना परीक्षा में, अगर आप नहीं अध्ययन करेंगे या फिर हमारा समाज के जो भी युवा साथी भाई बहन हैं, इन चीज़ों को अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम लाइव जो हमने ये शुरू किया है सुविधा, इस सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। इसका जैसे कि ज़रूरत पड़ेगा किसी को तो हम ऑडियो भी उपलब्ध करा सकते हैं। जिनको अगर ऑडियो की ज़रूरत होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे, है ना, उनको हम ऑडियो ज़रूर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों संविधान आखिर होता कैसा है, किस देश का संविधान कैसा है, हमारा कैसा है, अन्य देशों का संविधान कैसा है। ठीक, तो दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे तो जानकारी जरूर होगी, या फिर हम बताएंगे जरूर जानेंगे। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पहला लिखित संविधान। लिखित संविधान आपको मालूम होगा भारत का संविधान भी लिखित है। दूसरा जो संविधान पाया जाता है दुनिया में वो है मौखिक संविधान। तो हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा संविधान कैसा है। लिखित संविधान की बात आती है तो इससे एक प्रश्न जरूर निकलता है प्रतियोगी परीक्षा में। पता है क्या पूछता है कि दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, सवाल पूछता है दोस्तों। ठीक है, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो जाहिर सी बात अमेरिका इज पावरफुल कंट्री, है ना। तो अमेरिका का जो संविधान था वो प्रथम लिखित संविधान था दुनिया का। सवाल दो तरह से बनेंगे, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किसका, तो अमेरिका का, और ये बोलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो अपने देश का, इंडिया, भारत का। तो याद रखेंगे दुनिया का अगर प्रथम लिखित संविधान पूछेगा तो अमेरिका है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो हमारा इंडिया है, भारत है। ठीक, अब हम बात करेंगे मौखिक संविधान की। ठीक है, तो मौखिक संविधान जो प्रथम मौखिक संविधान था वो ब्रिटेन का था। बस सवाल यही बनता है कि प्रथम मौखिक संविधान किस देश का था, तो जवाब होगा ब्रिटेन। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत में संविधान कैसे उदय हुआ, कैसे बना। ठीक है, आइए हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जहां आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों, है ना। बहुत लोगों ने इस चीज़ को मांग किया था कि एज द क्लास, मतलब कि जैसे क्लास होता है उस आधार पर, मतलब संविधान की बात अगर होगी तो और अच्छा होगा। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक अध्ययनरत विद्यार्थी हूँ, है ना। सोशल वर्क के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है, तो हम क्लास देने में अक्षम है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस हिसाब से हम कुछ सुधार कर सकते हैं, है ना। मेरे को नहीं लग रहा ये पर्याप्त है अपने आप को सीखने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, है ना। बात करेंगे साथियों कि आखिर संविधान का उदय, है ना, भारत में कैसे हुआ। इस देश में रह रहे हैं हम, तो जानेंगे कि आखिर इस देश का संविधान कैसे उदय हुआ। ठीक है, आइए हम बताएंगे, स्क्रीन पर आप ध्यान देंगे, है ना, ताकि आपको आसानी होगी। हम बताएंगे भी, है ना, आप देखेंगे भी तो जल्दी समझेंगे। देखिए, आइए हम देखेंगे साथियों। देखिए संविधान का उदय कैसे हुआ, मतलब कि देखिए दुनिया में संविधान का उदय कैसे हुआ, भारत में संविधान का उदय कैसे हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए
तो संविधान का उदय विश्व में कैसे हुआ पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि भारत में कैसे हुआ। ठीक, दिख रहा है स्क्रीन में आप सभी को। तो ये जो संविधान का उदय है, ये जो लिखे हैं हम विश्व में हम बात करेंगे कि विश्व में कैसे हुआ। तो साथियों विश्व में देखिए व्यवस्था थी, है ना, ऐसे विश्व में जो संविधान कैसे उदय हुआ। तो पहला राजतंत्र, मतलब कि जो विश्व में था राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा महाराजा एक दूसरे राष्ट्र देश के होते थे पहले, है ना। भले आज विभिन्न देशों ने विधायिका संविधान को अपना लिया है, लेकिन देखेंगे कि विश्व में उत्पन्न कैसे हुआ कि संविधान। तो पहले राजतंत्र था, राजतंत्र था तो शोषण भी था, है ना। विश्व में राजतंत्र था, राजतंत्र था तो शोषण था। ठीक, शोषण था तो शोषण के विरुद्ध क्या हुई, क्रांति हुई। ठीक है, क्रांति हुई, क्रांति हुई तो क्या बना, लोकतंत्र स्थापित हुआ, और लोकतंत्र के ही माध्यम से संविधान बना। कहाँ, विश्व में। हम एक नज़र यहाँ ध्यान देंगे, जो ये क्रांति की बात कही गई, आखिर वो कौन कौन सी विश्व में क्रांति थी। तो हम दोस्तों जानेंगे सुप्रसिद्ध क्रांतियाँ जो पूरे विश्व को झकझोर दिया, विश्व को बहुत कुछ सिखाया, और उन्हीं सब क्रांतियों को देखकर अन्य देश के लोगों ने भी सीख लिया। बात करेंगे हम पहली, देखिए ब्रिटेन की क्रांति। आप याद भी रख सकते हैं शॉर्टकट फार्मूले की तरह से, बी से ब्रिटेन की क्रांति, ए से अमेरिका की क्रांति, एफ से फ्रांस की क्रांति, और आर से रूस की क्रांति, यानी बाफरे, यानी बाप रे बोल सकते हैं आप शॉर्टकट याद करने के लिए। तो जो विश्व में संविधान का उदय हुआ उसमें मुख्य क्रांतियों का योगदान रहा। जैसे कि ब्रिटेन की क्रांति 1688 में हुई, 1776 में अमेरिका की क्रांति, फिर रूस की क्रांति जो हुई फ्रांस की क्रांति हुआ 1789, और रूस की क्रांति हुई 1917। ये इन क्रांतियों को आपने पढ़ा होगा, आपके किताबों में पूर्ववर्ती क्लासों में पढ़ने को जरूर मिला होगा। ठीक है, तो इन्हीं वजहों से पहले विश्व में राजतंत्र था, शोषण था, क्रांति हुई शोषण के विरुद्ध, फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ, है ना। उसके बाद क्या था, एक मिनट, लोकतंत्र था, उसके बाद संविधान बना। ये विश्व की बात थी, है ना। अब हम बात करेंगे भारत में। भारत में संविधान कैसे बना, देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। देखिए भारत में बात करेंगे हम, ये जो दिख रहा है संविधान का उदय जो भारत में कैसे हुआ। ठीक, तो भारत क्या था, गुलाम था। आपने पढ़ा है किताबों में, भारत गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक, तो भारत गुलाम था तो यहाँ भी शोषण था, है ना। भारत की जनता, देश की जनता के ऊपर शोषण हो रहा था, तो शोषण हो रहा था तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विश्व में हम देखेंगे, एक तरफ ध्यान देंगे, विश्व में जब शोषण हुआ था वहाँ क्रांति हो रही थी, और भारत में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन के डर से कैबिनेट मिशन बना, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा गठन हुआ, तब जाके भारत का संविधान बना। ठीक है, तो ऐसे हमारे भारत में संविधान का उदय हुआ, और विश्व में भी संविधान का उदय आपने जाना। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। इसी समय साथियों एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई जिनको परीक्षा में पूछा ही जाता है, नाम सुना होगा, औद्योगिक क्रांति। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आप, है ना। 1750 और 60 ईस्वी के समय शुरुआत हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। किस लिए हुआ था, क्योंकि कपड़ा उद्योगों में मशीनीकरण से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। सवाल यही पूछता है साथियों। ठीक, दोस्तों संविधान अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, तो मामूली मेरे को लग रहा है कि वही 20 दिन में खत्म हो जाएगा साथियों।
और ये हमें जानना जरूरी है। ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। जो भी हम आसपास या फिर हमारे साथ जो घटना घटती है, कहीं ना कहीं वो संविधान का ही अंग है ना। जैसे कि मार झगड़ा होना, परिवारवाद, जातिवाद, है ना, आसपास या फिर कोई भी हमारे ऊपर समस्या आती है, बिना हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, देश के नियम कानून के बारे में नहीं जानेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, तो हम कुछ चाह के भी नहीं कर सकते साथियों। इसीलिए जानना जरूरी है संविधान। साथियों अब बात करेंगे हम जैसे कि विश्व में लोकतंत्र क्रांति का उदय। अभी हमने देखा कि संविधान कैसे उदय हुआ भारत में या फिर विश्व में। अब हम बात करेंगे कि विश्व में लोकतंत्र क्रांति का उदय कैसे हुआ। तो लोकतंत्र का मतलब आप जानते ही होंगे, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। यानी आप सीधा समझ सकते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। एक तरफ से बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का पावरफुल सिस्टम अगर वो है तो जनता है, सबसे पावरफुल। बिना जनता के ना संविधान है, ना राजनीति है, ना समाज है और ना ही साम्यवाद है। यानी पब्लिक, यानी सिटीजन इज द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों कि विश्व में कौन सी क्रांति या लोकतंत्र क्रांति का उदय हुआ सबसे पहले, या फिर जो भी हो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे क्रांतियों के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सर्वप्रथम हम उस क्रांति की बात करेंगे, ठीक है। आइए स्क्रीन पर हम देखेंगे, स्क्रीन के माध्यम से आप समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने देखने में भी आसानी होगी, है ना। एक मिनट देखिए, ये जो स्क्रीन आपको देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं विश्व में लोकतंत्र या क्रांति का उदय, ठीक है। 1215 ईस्वी की बात करेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन में केंद्रीकृत प्रशासन आया, ठीक है। सवाल पूछता है कि विश्व में सर्वप्रथम केंद्रीकृत प्रशासन कहाँ है और किस देश में है, तो जवाब होगा ब्रिटेन। तो केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब क्या हुआ, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे साथियों। ब्रिटेन के प्रशासन में आए सुखद परिवर्तन को मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक। मतलब का जो ब्रिटेन का शासन व्यवस्था थी थोड़ा जटिल थी, है ना, थोड़ा जनहित से उठकर थी, मतलब कि जनता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से ब्रिटेन में केंद्रीकृत प्रशासन आया तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छे दिन आया। अच्छा दिन यानी इंग्लिश में संवैधानिक भाषा है मैग्ना कार्टा। यानी मैग्ना कार्टा का अर्थ ये है कि किसी भी राष्ट्र या देश या फिर किसी भी समुदाय के लिए अगर कोई अच्छा पल आए या फिर अच्छा सुधार आए तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों बात करेंगे हम, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसलिए कहा गया है कि जो भाग 3 है देश के नागरिकों के हित में है, देश की रक्षा के लिए है ना, मतलब देश की जनता के लिए सुखद जो भी प्रावधान है भाग 3 में है, ठीक है। हम आगे चर्चा करेंगे संविधान के भाग और अनुच्छेदों के, तो अभी इतनी ही करेंगे। आगे हम बात करेंगे ब्रिटेन की क्रांति, शुरुआत करेंगे। टॉपिक था कि विश्व में लोकतंत्र क्रांति का उदय, तो सबसे पहले क्रांति कौन हुई, ब्रिटेन की क्रांति, ठीक। ब्रिटेन की क्रांति आप देख रहे हैं 1688 ईस्वी में हुई। सवाल पूछता है हमेशा एग्जाम में कि ब्रिटेन की क्रांति के नेता कौन थे, तो क्या नाम है, जॉन लॉक, ठीक। तो पूछा जाता है किनके समय में हुआ, तो जेम्स द्वितीय के समय में हुआ। देख रहे हैं आप स्क्रीन में, गौरवमयी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है ब्रिटेन की क्रांति, रक्तविहीन क्रांति। यानी सवाल में पूछता है कि आखिर ब्रिटेन की क्रांति या फिर रक्तविहीन क्रांति के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, तो ब्रिटेन की क्रांति को।
इसी क्रांति के बदौलत विश्व के प्रथम संविधान का जन्म हुआ। पिछले अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि विश्व के प्रथम संविधान का जन्म ब्रिटेन की क्रांति के बदौलत हुआ। और वो संविधान कैसा था? मौखिक था। हमने पढ़ा पीछे कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो दुनिया का प्रथम मौखिक संविधान है। ठीक, अब हम बात करेंगे, है ना, ब्रिटेन की क्रांति से, है ना। ब्रिटेन की क्रांति के बाद हुआ अमेरिका की क्रांति। ब्रिटेन की क्रांति से ही जागरूक होकर अमेरिका जागरूक हुआ और वहाँ अमेरिका के देश में, है ना, अमेरिका, वहाँ क्या हुआ? अमेरिका की क्रांति हुई। हम बात करेंगे आखिर अमेरिका की क्रांति किसके साथ हुई, है ना। देखिए, अमेरिका क्रांति कब हुई? 1776 ईस्वी में। नेता कौन थे? थॉमस जेफरसन। ठीक, अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुई। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई को हुई। सवाल पूछ के निकलता है यही कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब होना चाहिए 4 जुलाई 1776। ठीक, बात करेंगे कुछ अमेरिका की क्रांति से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर। देखिए, अमेरिका का संविधान थॉमस जैक जेफरसन के नेतृत्व में बना। ठीक, विश्व का प्रथम लिखित संविधान का जन्म हुआ। ठीक, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक संविधान का उदय हुआ। और आखिरी, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका का है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है तो किसका है? अमेरिका का है। आगे हम बात करेंगे साथियों, ब्रिटेन की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, तो बचा फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। बात करेंगे हम फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। ठीक, फ्रांस की क्रांति 1789 जानेंगे आखिर कैसे हुई। ठीक, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऐसे देखिए आप। ठीक, समझिए आखिर फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, कब हुई। दिख रहा होगा सबको। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। इसके नेता रूसो थे। रूसो ने नारा दिया समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। याद रखेंगे ये सवाल, ये शब्द परीक्षा में हमेशा पूछ के जाता है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो नारा दिया है ना, ये कहाँ से लिया गया और किसने दिया? तो जवाब होगा फ्रांस से लिया गया है और इस नारे को रूसो ने दिया है। देखिए, एक तरफ लिखा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अपनाया गया है इन तीनों शब्दों को, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। सवाल हमेशा पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द अपनाया गया है वो किनका है, किनका नारा है? तो जवाब होना चाहिए रूसो। अब हम बात करेंगे साथियों रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 1917 में हुई, है ना। राजा कौन थे इसके? निकोलस द्वितीय। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व की पहली मजदूर क्रांति थी। सवाल हमेशा बनता है साथियों कि विश्व की पहली मजदूर क्रांति कौन है? तो रूस की क्रांति। दूसरा बात, विश्व की पहली खूनी क्रांति कौन है? तो रूस की क्रांति। मतलब कि खूनी क्रांति के नाम से जाने जाने वाली क्रांति कौन है? रूस की क्रांति। अब यहाँ से भी कुछ शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिए गए हैं, आइए हम उनको जानते हैं। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये तीनों, यहाँ से भी जो 3 शब्द हैं रूस से लिया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल है। ठीक, और 10 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में संविधान का उदय।
भारत में संविधान का उदय, ठीक है। तो साथियों हम बात करेंगे कैसे हुआ। पहले आप जान रहे हैं विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई, क्रांतियों की बदौलत संविधान ज़रूरत लगा, है ना। ज़रूरत के हिसाब से सभी देशों ने अपने अपने देश में संविधान लागू किया। अब हम बात करेंगे भारत में संविधान का उदय किस प्रकार हुआ, किन किन लोगों ने मांग रखा, किन किन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मांगा, किन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मांगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों हम देखेंगे कि भारत में जो संविधान का उदय हुआ किन किन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मांगा। आइए हम चर्चा करेंगे इस पर। देखिए साथियों, अप्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाले 1906 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, कब? 1906 में, ठीक। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि स्वराज शब्द का प्रथम इस्तेमाल किसने किया और कब किया। तो सवाल का जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मांग किया। दूसरी बात, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बीजीटी यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की और उन्होंने नारा दिया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक। तीसरा है 1922, महात्मा गांधी ने कहा 1922 में कि स्वराज अब दूर नहीं, स्वराज अंग्रेजों का उपहार नहीं, यह हमारा अधिकार है। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप मतलब कहने का मतलब कि उस देश के ऊपर शासन करने वाली व्यवस्था के सामने न जाकर अपने लोगों के बीच में रहकर अपनी बातों से, है ना, सामूहिक रूप से एक दूसरे में चर्चा कर मांग, यह प्रत्यक्ष है। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष रूप से किन किन लोगों ने मांग किया। प्रत्यक्ष रूप से मांग हुआ 1934 में एम.एन. रॉय, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग की। एम.एन. रॉय ने स्वराज पार्टी, जो कि स्वराज पार्टी से थे, प्रत्यक्ष स्वतंत्र की मांग की, ठीक। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की बात या फिर संविधान का प्रत्यक्ष रूप से मांग किया। 1936 में कांग्रेस के फैजपुरी अधिवेशन में पहली बार संवैधानिक रूप से प्रत्यक्ष रूप की मांग की गई। सवाल बनता है साथियों कि संवैधानिक रूप से प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो आंसर होगा कांग्रेस के फैजपुरी अधिवेशन में। 1938 में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने ये शर्त रखा, अगर संविधान देना है तो इसके पहले शर्त ये है संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर हो, है ना, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बने, यानी कि संप्रभु संविधान सभा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि संविधान बन जाए और बार बार हमें पाकिस्तान बोलता रहे कि तुम मेरे मर्जी से करते रहो, ठीक है। साथियों थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द संविधान खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें हम सभी का सहयोग चाहिए, है ना। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो कम से कम आप जो है सुन सकते हैं। 1 घंटा अगर सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में बातें पहुंचेगी, या फिर आप भी अपने हिसाब से कोशिश करेंगे सीखने के लिए। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे उतना ही मज़ा आएगा संविधान के बारे में। अभी हम जड़ को समझ रहे हैं, जैसे ही हम आगे जाएंगे तो बहुत सारे हमारे संबंधित अधिकार रिलेटेड, है ना, बहुत सारी बातें होंगी जो हमें सीखनी है, ठीक है दोस्तों। एक बात है, जब ये सब मांग चल रही थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि कौन सा साल? 1939 और 45, मतलब 1939 से 1945 का जो सत्र था ये द्वितीय विश्व युद्ध का सत्र था। और इसमें सवाल पूछ के जाता है साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? सवाल बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाब है रूजवेल्ट।
रूजवेल्ट हमको दिखाएंगे। अब दूसरा भी पूछता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। ये दो देशों के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा था और अमेरिका ऐसे भी बड़ा देश है। तो विंस्टन चर्चिल ने उस समय क्या कहा था हम उसको जानेंगे। साथियों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा देंगे, है ना, संविधान सभा हम गठित कर देंगे। वही उसी विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल भारतीयों को गुमराह करना चाहता, बेवकूफ़ बनाना चाहता था। और उसने ये बोला क्या, उसने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेज दिया। ये जो ब्रिटेन की संस्था थी, संगठन है, था, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन का जो क्रिप्स मिशन उस समय था, विंस्टन चर्चिल ने 1942 में भारत भेजा। किस उद्देश्य से भेजा हम ये जानेंगे। उनका कहना ये था कि देखो भारतीयों, हमें जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमें सहयोग करो, हमारे साथ, है ना, हमारी लड़ाई में भाग लो, ठीक है, हम तुम्हारा संविधान दे देंगे। ठीक, इन्होंने शर्त लगाया था कि हम तुम्हारा संविधान सभा बनवा देंगे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तब तक तुम हमारी इस लड़ाई, विश्व युद्ध की जो लड़ाई चल रही थी, इसमें तुम हमारा साथ दो। लेकिन क्या था, भारतीय लोग क्रांति करते करते मतलब चरम पर थे, जोश जुनून पर थे। ब्रिटिश जो हुकूमत का समय था और भारतीयों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भारतीय चाहते थे कि संविधान जल्द से जल्द हमारा प्रभुत्व जो भी है वो हमारा लागू हो। तो भारतीयों ने इस मांग को ठुकरा दिया। विंस्टन चर्चिल का जो मांग था द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनका सहयोग करना, इस मांग को भारतीयों ने ठुकरा दिया। इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, यह दिवालिया बैंक का चेक है। दिवालिया बैंक का चेक कहने का मतलब कि ब्रिटेन खुद दिन पर दिन जो है, मतलब इनकी जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है ना, और वो हमें पावरफुल होने का दावा कर रहा है कि हम ये हैं वो हैं, तुम हमारे साथ सहयोग करो। महात्मा गांधी ने बोल दिया था, नारा दिया था, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब कुल मिला के जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विंस्टन चर्चिल का जो उद्देश्य था, शर्त था, उस शर्त को भारतीयों ने ठुकरा दिया। आइए हम देखेंगे, थोड़ा आप खुद जानेंगे। देखिए, ये जो मांग थी, है ना, अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले शुरुआती क्षण में शुरुआत किया था कि भारत का जो संविधान उदय हुआ था वो कैसे हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, है ना। तो बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कैसे और कब हुआ। साथियों, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 1942 में हुआ। ठीक, इस भारत छोड़ो आंदोलन से डरकर अंग्रेजों ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, यानी कैबिनेट मिशन भारत आया। आइए हम देखेंगे, अब आपकी स्क्रीन पर देखिएगा और समझिएगा। देखिए, एक मिनट, देखिए, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब, 1942 में, और इस आंदोलन से डरकर अंग्रेजों ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, या फिर कैबिनेट मिशन भारत आया। किस उद्देश्य से ये लोग आए? संविधान सभा का गठन के लिए आए। ठीक, तो भारत में संविधान सभा का गठन के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया। सवाल पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया, किस उद्देश्य से आया? तो जो आपका जवाब होना चाहिए, संविधान सभा गठन के लिए आया। दूसरा, 1946 में आया। साथियों, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ। सवाल हमेशा पूछता है कि भारत में संविधान सभा गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। ठीक, हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन के लिए शर्तें। अब कैबिनेट मिशन भारत आया तो
भारत के तरफ से शर्त रखी गई है ना कि हमें ये चाहिए, मतलब अपने हिसाब से जो मांगे रखेगी ये थी, हम इस पर जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के गठन के लिए शर्तें दूसरी, एक संविधान सभा होनी चाहिए, दूसरा 389 जिसमें 389 सदस्य होंगे, निर्वाचन कैसे होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, दूसरा सांप्रदायिक रूप से होगा, तीसरा शर्त था वयस्क मताधिकार के आधार पर, और चौथा था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और पांचवा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब ये था कि भारतीयों ने ये सारे शर्त रखे किनके सामने? कैबिनेट मिशन के सामने। भारतीयों ने तो इन सारे मांगों को मांग लिया, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो मांग थी भारतीयों की, उसको कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मांगे थी संविधान सभा की, देश की संप्रभुत्व संपन्न एक राज्य बनाने की, तो उसमें इन्होंने वयस्क मताधिकार को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारा संविधान का गठन जो था संप्रभु नहीं था। संप्रभु मतलब कि हम जो है अभी भी दूसरे पर निर्भर थे, दूसरों के निर्णय पर हम निर्भर थे। हम बात करेंगे जो संविधान सभा में सदस्य थे, ठीक है, कुल कितने सदस्य थे तो देखेंगे आप अभी यहाँ 389 मेंबर थे टोटल, ठीक, जिनमें से 292 ब्रिटिश रियासत से थे, 93 भारतीय रियासत से थे, और 4 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। ठीक, हम बात करेंगे जो संविधान में जो जिन तथ्यों को लिखा गया है, समझा गया है, हम उसी तथ्यों की बात करेंगे, क्योंकि इन तथ्यों के हिसाब से ही हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि 4 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ये भी सवाल पूछ के ही जाता है कि 4 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कौन कौन थे। तो दिल्ली था, कर्नाटक था, मेवाड़ था और बलूचिस्तान था, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है ना। तो इतने लोग संविधान सभा में सदस्य थे। अब हम बात करेंगे निर्वाचन, और 2 मिनट बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा है निर्वाचन। देखिए, भाग 15 संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 324 से 329। सवाल बनता है कि निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन 2 रूप से होगा, अप्रत्यक्ष और सांप्रदायिक। अप्रत्यक्ष मतलब कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। सवाल पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो जवाब होना चाहिए अप्रत्यक्ष। असांप्रदायिक, सांप्रदायिक मतलब कैबिनेट मिशन ने भारतीय मतदाताओं को 3 भागों में विभाजित किया था। सवाल हमेशा पूछता है साथियों कि भारतीय मतदाताओं को, है ना, कैबिनेट मिशन ने कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में। किन किन, तो मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक, अब हम बात करेंगे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासत के प्रमुखों द्वारा किया गया था। सवाल पूछता है साथियों कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, इनका चुनाव किनके द्वारा हुआ था, तो रियासत के प्रमुखों द्वारा किया गया था। आप देख रहे हैं। ठीक, अब है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, जान लेते हैं। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। ठीक, इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम सरकार बदल गई, यानी 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा अंतरिम सरकार में बदल गई। सवाल यहाँ से भी बनते हैं साथियों, है ना। तो जब अंतरिम सरकार में बदल गई तो मंत्रिमंडल कुछ इस रूप से बना। देखिए, पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रमंडलीय मामले मंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे नंबर पे हैं, इनको गृह मंत्री प्लस सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। सवाल ये हमेशा पूछ के जाता है दोस्तों कि जो 2 सितंबर 1946 में, है ना, संविधान सभा अंतरिम सरकार में बदली थी, तो उस समय मंत्रिमंडल में कौन कौन थे। ठीक,
राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्यान्न मंत्री, बलदेव प्रसाद रक्षा मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री और गजानन अली उद्योग मंत्री बने थे। ठीक, अब हम बात करेंगे थोड़ा यहाँ पे संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण तिथियाँ जानेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा विषय है, इस पर थोड़ा आप जान। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का द्वितीय बैठक हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी। देख रहे हैं आप। ठीक, अब तीसरा है 13 दिसंबर 1946, यानी उद्देशिका प्रस्तावना प्रस्तुत। जो संविधान की प्रस्तावना थी वो कब प्रस्तुत की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946। किसके सामने? तो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 उद्देशिका प्रस्ताव पारित, यानी संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पारित कर गया था। ठीक, तो हम जान लेंगे संविधान निर्माण के वक्त कौन कौन समितियाँ, कितनी समितियाँ बनी। तो कुल 32 समिति बनी, जिसमें से 13 प्रमुख समितियाँ थी और 19 सहायक समितियाँ थी। ठीक, अब हम बात करेंगे, है ना, संविधान निर्माण। ये सब आप पढ़ सकते हैं। प्रारूप समिति कब बना, सवाल पूछता है। 29 अगस्त 1947 का गठन हुआ, इसमें 7 सदस्य थे, है ना। देख लीजिए, कृष्ण स्वामी, कृष्ण भचारी, गोपाल स्वामी, माधवन मुंशी, सैयद मोहम्मद, मतलब ये लोग 7 लोग थे, है ना। एक सवाल साथियों पूछ के जाता है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे। कहाँ से हुए थे? सवाल पूछता है। तो कहाँ से हुए थे? बम्बई से। कुछ सवालों में कोलकाता भी ऑप्शन रहता है, लेकिन बम्बई ही लेना है हमें। कार्य था ड्राफ्टिंग करना। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंबेडकर जी को क्या बोलते हैं? आधुनिक मनु कहा जाता है और संविधान के पिता। ठीक, अब हम जो है इतना ही आज जानेंगे। कल हम शुरुआत करेंगे संविधान निर्माण, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन वगैरह जो भी लगे थे, है ना, उस निर्माण के तिथियों के बारे में जानकारी रखेंगे, है ना। कब क्या, किन्होंने क्या कहा, संविधान निर्माण हुआ, तो है ना। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन कल करेंगे, ठीक इसी समय, रात 8 बजे से रात 9 बजे तक। आज कुछ लेट हो गया है, क्षमा चाहूँगा। कल टाइम टू टाइम चलेंगे और आप तथ्य की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे। जो आप जिस देश में रह रहे हैं, अगर संविधान मानते हैं तो संविधान की बातों को सम्मान करना होगा और उसी के हिसाब से अपने दैनिक जीवन या फिर जीवन कार्य को पूर्ण करना होगा। तो साथियों, बात यहीं ख़त्म करते हैं। सेवा 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 जोहार। कल मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।